हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल आरएल सर्किट। इससे लास्ट क्लास में हमने सीरीज आरएल सर्किट कवर किया था और आज हम पैरेलल आरएल सर्किट कवर करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया हुआ है आपने, या आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपके लिए है, या अगर आप आईएएस जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नो डाउट आपको सारे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट इस चैनल पे मिल जाएंगे। और धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक ड्राइव के सीरीज को कंप्लीट किया है और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं अभी, और इसके बाद फर्दर आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, और अगर आप फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट सबको पढ़ना हो, क्योंकि कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और हम थोड़े इजी वे में वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट ये लेके चलेंगे, जिससे आपका ओवरडोज ना हो, एक बार में आप कंसंट्रेशन के साथ एक कॉन्सेप्ट को सीख पाओ। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आप हमारे सबसे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर है पैरेलल आरएल सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके बेसिक नॉलेज से बात करें स्टूडेंट, आपके बेसिक नॉलेज से बात करें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है। तो देखिए, मान लेते हैं एसी का भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज वही होगा जो इस सोर्स का वोल्टेज होगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि भाई इस समय जो वोल्टेज किसी भी टाइम पे पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, तो जैसा मैंने डायग्राम बनाया है, अभी करंट को एक ही डायरेक्शन बनाया, यानी मैंने पॉजिटिव साइकिल, ऐसा जब पॉजिटिव साइकिल चल रही थी तो उसका स्नैपशॉट ले लिया है। तो उस सिचुएशन में ऐसा मैंने देखा कि भाई इससे आई करंट निकल रहा है और ये करंट फिर पैरेलल में दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर आगे जाके करंट मिल रहा है, फिर वहीं करंट बन रहा है। तो यानी यहाँ पे जो ईएमएफ है, जो सोर्स ईएमएफ है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट मान लीजिए E=E0 sin ओमेगा टी है। एसी एक सोर्स है और उसका इस तरह से फंक्शन है। तो यही जो वोल्टेज होगा इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस, इन दोनों डिवाइसेस के क्रॉस, वो सेम होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर वोल्टेज सेम है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि ये वोल्टेज इंडिविजुअली इसको भी मिल रहा है, ये वोल्टेज इंडिविजुअली इसको भी मिल रहा है। तो मैं अपने आर सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज करके आई आर को सेफली लिख सकता हूँ, क्योंकि जब आई आर को भी यही वोल्टेज मिल रहा है तो आई आर को सेफली लिख सकता हूँ स्टूडेंट, आई आर = E0/R साइन ओमेगा टी। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई अगर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई ईएमएफ लगाया जाता है, ऐसा एक एसी सोर्स लगाया जाता है, तो उसमें करंट का फंक्शन कुछ ऐसा आता है, और ये इंडिविजुअली दोनों को मिल रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब यहीं आपको, आप चाहे तो इसको पीक लिख सकते हैं, I0R लिख सकते हैं। अब इसी के बाद चलिए IL को देखते हैं। तो IL को भी सिमिलरली प्योर इंडक्टर वाले सर्किट का कॉन्सेप्ट लगाएं। और स्टूडेंट, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में इसके प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ से IL की वैल्यू कितनी आएगी, IL की वैल्यू आएगी E0/XL, XL मतलब ओमेगा L साइन। और जानते हैं स्टूडेंट, करंट जो है इंडक्टर में, करंट जो है वोल्टेज से π/2 से लैग करता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका फेज, इसका फेज हो जाएगा ωt - π/2, ωt - π/2। तो यानी इंडिविजुअली मैंने इन दोनों का करंट निकाल लिया। अब मुझे आई करंट को निकालना है, अब मुझे आई करंट को निकालना है। तो मेरे पास दो तरीका है, या तो मैं डायरेक्ट क्या करूँ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके जोड़ लूँ, या तो मैं फेजर का यूज करके जोड़ लूँ। तो मैं पसंद करूँगा फेजर स्टूडेंट, क्योंकि फेजर इजी है। ट्रिग्नोमेट्री से फेजर मतलब ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगी, 3 RL मतलब ऊपर भी R कोई हो जाएगा, और सर्किट अगर कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, तो उस सिचुएशन में आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादातर फेजर मेथड को ही आप चूज करें। क्योंकि फेजर क्या होता है, किसी भी साइनोसाइडल फंक्शन को एक रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब उसके पीक को लेके हम वेक्टर बना सकते हैं। कैसे, आप अगर इस वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं फेजर वाले को, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मुझे आई चाहिए तो मैं जोड़ूंगा फेजर मेथड से। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आई आर का फेजर ड्रॉ करता हूँ। तो अगर मैं आई आर का फेजर ड्रॉ करूँगा स्टूडेंट, तो आई आर का फेजर कुछ यहाँ है, और इसका आई आर का जो फेज है वो ओमेगा टी है, और इसका पीक कितना है, इसका पीक जो आएगा वो आएगा, क्योंकि जानते हैं स्टूडेंट फेजर में केवल पीक और एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, पीक और एंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये पीक कितना है इसका, करंट का, आई आर के करंट का E0/R, और इसका फेजर कितना, ओमेगा टी। अच्छा,
फिर आई एल का फेजर कितना होगा, तो आई एल किधर बनेगा, आई एल बनेगा इससे π/2 नीचे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 नीचे करना है, अगर प्लस लगा होता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर, क्योंकि एंगल प्लस लेते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज में माइनस। तो देखिए यानी यहाँ पे जो ये मुझे अगर आई एल का फेजर ड्रॉ करना है तो किधर होगा, नीचे होगा, नीचे होगा, क्योंकि मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 पीछे, π/2 पीछे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका इसका फेजर का जो वैल्यू होगा वो होगा E0 बाई, अगर मान लीजिए ये लाइन है तो इसका फेजर का वैल्यू होगा E0 बाई एक्सएल, ये होगा आपका पीक वैल्यू, क्योंकि मैं जानते हैं फेजर में केवल पीक ड्रॉ करते हैं, और ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट, इसका फेज कितना होगा, ω/t - π/2, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों फेज का, इन दोनों जो वेक्टर हैं, कौन कौन से वेक्टर हैं, ये E0 बाई आर एक वेक्टर की तरह ट्रीट होगा और E0 बाई एक्सएल भी एक वेक्टर की तरफ ट्रीट होगा। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, आई वेक्टर होगा। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो आई वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब जैसे जानते हैं वेक्टर में एडिशन करते हैं तो a + b वही जो होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो फेजर मेथड से एडिशन करता हूँ स्टूडेंट इसका, तो फेजर मेथड से एडिशन में करते समय मैं इसको प्योर वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो जानते हैं स्टूडेंट कि दो वेक्टर है, अगर ये 90 डिग्री पे है, एक वेक्टर a और एक वेक्टर v, अगर ये 90 डिग्री का तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है a² + b²। तो उसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो भाई इसका जो रिजल्टेंट आएगा कहीं बीच में आएगा, ये कहीं बीच में आएगा, और इसके रिजल्टेंट को मैं आई कह रहा हूँ, जो कि इसका पीक मान लीजिए I0 है, जो इसका रिजल्टेंट है उसका भी पीक I0 है, मतलब I जैसे फंक्शन होता है तो मैं एक फेजर में क्योंकि IL ना लिख के पीक लिखता हूँ बस, तो उसका पीक मैंने मान लिया, इस I का पीक मान लीजिए I0 है। तो I0 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, तो I0 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E0 का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर प्लस E0 का स्क्वायर बाई एक्सएल का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। जो I0 होगा वो ऐसा कुछ होगा स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए फिर क्या कीजिए, E0 बाहर ले लीजिए, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये डिलीट करके। तो देखिए स्टूडेंट, तो इसमें क्या कीजिए, E0 बाहर ले लीजिए, E0 बाहर ले लेंगे तो I0 किसके बराबर हो जाएगा, I0 बराबर हो जाएगा E0, और अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R² और एक्सएल स्क्वायर है, R² और एक्सएल है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा R एक्सएल, और साथ में यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आप इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। एलसीएम लेंगे, E0 स्क्वायर बाहर आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं कॉमन लेके बाहर कर सकता हूँ रूट से, और इसके बाद इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे आप तो R² प्लस एक्सएल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ एक्सएल स्क्वायर प्लस R² हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो रूट में इतना बचेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में R² प्लस एक्सएल स्क्वायर है तो उसके लिए R × एक्सएल में बाहर ले सकता हूँ। तो यानी I0 का जो फंक्शन बना, यहाँ बना I0 का जो फंक्शन बना E0 बाई आर एक्सएल इंटू R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसा कि ट्रेंड चलता है कि जनरल हम देखते हैं भाई कि I0 आता है E0 बाई जेड, जैसा कि ट्रेंड चलता है कि I0 आता है E0 बाई जेड, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, अगर उस ट्रेंड से सोचें तो भाई इसी को मैं रीराइट कर सकता हूँ, इसी को E0 डिवाइडेड बाई आर एक्सएल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, मतलब अंडर रूट डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर चला गया होगा, अंडर रूट ऑफ R² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, R² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि यहीं डिवाइड का डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू, यानी अभी अगर मैं ये जेड की वैल्यू, अगर इसमें पैरेलल सर्किट में इम्पीडेंस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई स्टूडेंट R एक्सएल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R² प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपने क्या कर लिया, इससे आपने I0 तो निकाल लिया स्टूडेंट, I0 निकाल लिया, क्योंकि जेड की वैल्यू R की वैल्यू आपको पता है, एक्सएल की वैल्यू आपको पता है ω/L, तो आपने I0 तो निकाल लिया। लेकिन अगर इसके फेजर को कंप्लीटली, इस फंक्शन को लिखना है, इस I के फंक्शन को, तो पीक तो आपने निकाल लिया, तो आपने आधा काम किया। इसके बाद आपको फेज भी निकालना होगा, भाई जो ये वोल्टेज है, ये जो सोर्स वोल्टेज है, इससे इसका पीक कितना आगे या पीछे है। तो एक बात देखिए स्टूडेंट, तो मैं देखूं भाई रिजल्टेंट वाला I0 जो आएगा वो नीचे आएगा, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अगर मुझे स्टूडेंट ये वाला एंगल पता चल जाता है, ये वाला,
तो मेरा इस करंट का फेजर कितना हो जाएगा, आई का फेजर कितना हो जाएगा, आई का फेजर अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, आई इसकी वैल्यू 5 है, तो आई का फेजर कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो आई बराबर यहाँ लिख रहा हूँ, आई बराबर हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 क्यों क्या है स्टूडेंट, क्योंकि जो वोल्टेज का फेज, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो रजिस्टर का करंट का फेज है उसका फेज उसी डायरेक्शन में है जो कि सोर्स वोल्टेज का फेज है। तो अगर ये रजिस्टर के करंट से पाई पीछे आ रहा है, 5 पीछे आ रहा है, अगर ये 5 पीछे आ रहा है तो इसका मतलब ये रजिस्टर के करंट से 5 पीछे है, तो इसका मतलब कि ओमेगा टी से इसका जो फेज है, ये जो आई नॉट का फेज है वो 5 पीछे है। तो 5 क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में पीछे है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट, -5। अगर ये आगे आता, मतलब ये अगर इधर कहीं आता वेक्टर तो मैं +5 लेता। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। आई नॉट की वैल्यू ये है कि E0/R XL या E0/Z कहिए, जेड की वैल्यू ये हमने निकाल ली है। ठीक है, तो अब बारी है 5 निकालने की। तो 5 निकालने के सिंपल से स्टूडेंट कि अगर ये वाला वेक्टर आपको, अगर ये E0/R है तो ये वाला वेक्टर, अगर वेक्टर एडिशन की बात करूं तो इधर वाला वेक्टर क्या होगा, इधर वाला वेक्टर अगर आप इस तरह जोड़ेंगे तो इधर वाला वेक्टर आएगा E0/XL। ठीक है, तो इसे 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan 5 विल बी इक्वल टू स्टूडेंट E0/XL, मतलब E0 ऊपर क्या रखेंगे, ये सामने परपेंडिकुलर, tan 5 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर वाला डिवाइडेड बाई बेस, तो ये मतलब इधर वेक्टर था उसको शिफ्ट करके यहाँ कर लिया, तो ये E0/XL डिवाइडेड बाई E0/R। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको आएगा R/XL, क्योंकि देखिए E0/XL आया डिवाइडेड बाई E0/R आया, तो E0/R तो R ऊपर चला जाएगा और XL नीचे आ जाएगा तो R/XL होगा। तो यहाँ से आप 5 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट tan इनवर्स R/XL। तो यहाँ से देखिए हमने पूरा फंक्शन निकाल लिया, I0 भी निकाल लिया, I0 कितना होगा E0/Z, और 5 कितना होगा tan 5 विल बी इक्वल टू R/XL। ठीक है, फेजर का यूज करके हमने निकाल लिया R/XL। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी को जे नोटेशन से करके बताता हूँ, जे नोटेशन से मैं करके बताता हूँ, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हम यूजिंग जे नोटेशन भी कर सकते थे। तो स्टूडेंट जे, वैसे जे नोटेशन है क्या कि अगर आपको कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन में पता है और उसके बाद अगला वेक्टर अगर उससे 90 डिग्री आगे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, वो वेक्टर लिखिए और उसमें जे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वेक्टर को ऑटोमेटिक आगे कर देगा। कैसे, अभी दिखाते हैं आपको लिख के। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं फेजर की तरह ही ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं मान लीजिए आई आर लिखता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले मैं I/R या I0R जो भी गए फेज नोटेशन में, अगर मैं पीक लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ I0R, इसको आप ऐसे समझिए। तो देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं IR लिख रहा हूँ, तो IR के पीक को मैं क्या लिख सकता हूँ, E0/R। अब मेरे को पता है कि जो इंडक्टर के क्रॉस करंट होगा, क्योंकि सेम वोल्टेज लग रहा है, तो इसमें जो IR होगा वो ओमेगा टी के डायरेक्शन में, ओमेगा टी के फेज के डायरेक्शन में, वो उसका फेज सेम होगा। इंडक्टर का फेज ओमेगा टी से π/2 पीछे होगा, इंडक्टर में जो करंट का फेज होगा ओमेगा टी से π/2 पीछे होगा, तो π/2 पीछे, यानी हमको π/2 पीछे करना है स्टूडेंट, मतलब π/2 एंगल नीचे रखना है करंट को। तो उसके लिए आप किसे मल्टीप्लाई करेंगे, -j से। तो -j से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये कितना आ जाएगा, E0/XL j ऐसे। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा I0 के बराबर। डायरेक्ट आप I0 को j के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, E0/R आपने लिख लिया, और हमको पता है कि जो करंट का फेज है, जो इसमें इंडक्टर में करंट का फेज है, वो π/2 पीछे है, किससे, E0/R से। तो π/2 आगे करना है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप +j से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको π/2 पीछे करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं -j से, तो मैंने वही माइनस यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं प्योर वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा पढ़ते हैं वही है ये। तो अगर मुझे I0 का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल तरीका है स्टूडेंट, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब सिंपल I कैप J कैप की तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। तो हो जाएगा E0/R का स्क्वायर प्लस E0/XL का होल स्क्वायर। ठीक है, E0² प्लस XL का होल स्क्वायर। तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट स्टूडेंट, I0 विल बी इक्वल टू E0/Z, और Z हमने अभी निकाला, Z की वैल्यू कितनी होगी, R इंटू XL डिवाइडेड बाई √R² प्लस XL का होल स्क्वायर, R² प्लस XL का होल स्क्वायर। सेम रिजल्ट आपको यहाँ से भी मिलेगा, आप देख सकते हैं कॉमन लेके। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, अब मुझे चाहिए इसमें एंगल, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, tan थीटा अगर आपको IJ दे रखा हो
तो जे का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई आई का, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका अगर आपको फेज चाहिए तो फेज करने के लिए डायरेक्ट tan फाई निकालना है फेज, तो फेज यहाँ पे माइनस के साथ आंसर आता है भाई ई नॉट बाई आर। तो देखिए स्टूडेंट ई नॉट कट जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, एक्सएल नीचे आ जाएगा, तो इट्स रिजल्ट विल बी माइनस आर बाई एक्सएल। फाई कितना हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, तो माइनस में बाहर ले सकता हूँ स्टूडेंट आर बाई एक्सएल। तो ये रिजल्ट आपको सेम जो वहाँ मिला था वो यहाँ भी मिला। तो यानी मुझे फंक्शन लिखना है करंट का, तो करंट का फंक्शन क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट की वैल्यू जो ये है इसकी वैल्यूज पुट करके स्टूडेंट, फिर इसका साइन ओमेगा टी माइनस, मतलब अगर माइनस tan इनवर्स एक्सएल बाई आर बाई एक्सएल। तो इस तरह से सेम रिजल्ट में पैरेलल सर्किट में जे नोटेशन से, भैया जे वाला थोड़ा इजी होता है, फेजर वाले में मतलब सेम होता है, जे वाला थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन को कम करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो आप पिछले लेक्चर को देखिए और एक बार फेजर को क्लियर कीजिए। फिर अगले लेक्चर में और हम एक बार आपको आरसी सर्किट के लिए जे नोटेशन दिखाएंगे, तो आपको ज़्यादा और क्लियर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।